हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। तो क्योंकि इट्स अ फेस्टिवल टुडे, आज रक्षाबंधन है, तो जहाँ पे मैं बैठ के आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स नॉट माय यूजुअल प्लेस, इट्स नॉट वेयर आई यूजुअली रिकॉर्ड माय वीडियोस। तो यहाँ पे थोड़ी सी नॉइज़ है, थोड़ी सी आवाज़ है, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने पूरे आज के दिन के स्केड्यूल में से ये टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आई सीरियसली डू नॉट वांट टू ब्रेक द फ्लो ऑफ दिस सीरीज एंड नाउ दैट आई नो दैट सम पीपल एक्चुअली रिलाई ऑन माई वीडियोज, सो आई डू नॉट वांट टू बिट्रे देम समहाउ। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है देन प्लीज़ प्लीज़ डू दैट। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू like a particular explanation of mine, a particular part of the explanation, please do let me know in the comment as well. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो एनालिसिस वीडियो होने वाली है वो काफ़ी आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। शायद आपने आज तक हर जगह उसको पढ़ा होगा, लेकिन वो जब लिखा हुआ है एक लीगल टर्म में या कुछ भी, तो उसका मतलब क्या है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, जानने के लिए मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, तो जो पहला हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले से ही, 2 दिन पहले से शायद ये न्यूज़ चल रही है कि हमको हमारे 49th CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाले हैं। तो फाइनली जो यू ललित, मतलब उदय उमेश ललित जी हैं, वो अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49th बन गए हैं। और आपको पता होगा कि 2 दिन पहले अभी था कि हमारे जो अभी इनसे पहले चीफ जस्टिस है एन वी रमन जी, उन्होंने इनका नाम रेकमेंड किया था। ऐसी भी न्यूज़ आई थी, तब मैंने उसे कवर किया था। तो मैंने फिर 3 जजेस केस भी बताए थे। आज मैं उन 3 जजेस केस को नहीं डिस्कस करूंगी, आज मैं कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ पाए तो, Justice Uday Umesh Lalit was appointed the 49th Chief Justice of India on Wednesday after President Draupadi Murmu signed his warrant of appointment. अब आपने बहुत बार कभी आप और हाँ, मैं इससे पहले ये बता दूं कि इनका जो टेन्योर रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि ये रिटायर होने वाले हैं अगले 3 महीने में। तो इनका 3 महीने के आसपास या उससे भी थोड़ा सा कम टेन्योर रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा जब हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कभी पढ़ते हैं, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इन तरह की अथॉरिटी CAG, ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑल द हाई कोर्ट जजेस, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम through warrant under her hand and seal. ओके, आई सेड वारंट अंडर हर हैंड एंड सील। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी। सबसे पहले तो हमें अंडर हिज तो पता है मतलब क्या होता है ना, लेकिन हमें जानना है वारंट का मतलब क्या होता है। देखिए, वारंट का मतलब है अथॉरिटी। वारंट का एक सिंपल सा सिनोनिम है जिसका नाम है अथॉरिटी। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर हमारे कहीं पे भी रेड डालने जाते हैं, या फिर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें, या अरेस्ट करने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास अरेस्ट वारंट है, हमारे पास सर्च वारंट है ना, कि हमें यहाँ पे छानबीन करने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है। कोई हायर अथॉरिटी आपका केस की जांच पड़ताल कर रही है, प्रोब कर रही है, और केस की जांच पड़ताल करते करते आपके इस घर की तलाशी लेना बहुत जरूरी है। तो ये वारंट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है, हमारे पास पूरे पूरे ऑर्डर्स हैं, आप देख सकते हैं, तो आप हमें सर्च करने से नहीं रोक सकते। ओके, फिर उसके बाद आता है अंडर हिज हैंड। हैंड मतलब कि प्रेसिडेंट खुद, प्रेसिडेंट इन पर्सन वुड अपॉइंट द CAG और हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिर आता है सील। सील मतलब एम्बलम, है ना। तो जब मैं कह रही हूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ CAG या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ CJI is done by warrant under his hand and seal, I mean warrant under the hand and seal of the president, इसका मतलब कि जो president है, she will herself authorize the appointment, और वो सील भी खुद ही लगाएंगी, और वो सील एज ए टेस्टमनी की तरह एक्ट करेगा उस अथॉरिटी की। मतलब उन्होंने साइन भी खुद किया, उन्होंने सील भी खुद लगाई, और खुद
मतलब डायरेक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सीएजी की और सुप्रीम कोर्ट जजेस की और हाई कोर्ट जजेस की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे हमने अभी देखा, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है हमारी प्रेसिडेंट। लेकिन फिर हम बड़ी बड़ी और चीज़ें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स या फिर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, हम बहुत बारी पढ़ते हैं कि हमारे जो इन सर्विसेज के बॉस हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज वॉट वी गेट टू नो। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि हाँ, उनके अपॉइंटमेंट का डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं, लेकिन ही और शी इज नॉट द डायरेक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी। वो खुद साइन नहीं करते। द प्रेसिडेंट वुड नॉट फिजिकली साइन देयर अपॉइंटमेंट लेटर। आप कभी भी अगर उनका अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे जो आईएएस ऑफिसर्स को आता है जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते। तो फिर किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के, जो अपने बॉस यानी कि उनके बॉस कौन है? उनके सेक्रेटरी के प्रेसिडेंट, उनके बिहाफ पे साइन करते हैं। तो इस जगह दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है सीजीआई को अपॉइंट करने के लिए। सो लेट मी टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी प्रोविजन और क्राइटेरिया और प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द सीजीआई। तो फिर कैसे अपॉइंट होता है? एक कुछ तो होता होगा, मिलता जुलता आर्टिकल होता होगा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में सीजीआई के अपॉइंटमेंट से। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124 क्लॉज 1। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये कहता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ सीजीआई, है ना। तो अब लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा उनको अपॉइंट करने का। तो फिर कैसे होता है, मतलब कैसे चल रहा है आज तक? देखिए, तो इनकी जो प्रोसीजर है इनको अपॉइंट करने का, वो एक कस्टम और कन्वेंशन पे चल रहा है। कस्टम और कन्वेंशन मतलब कस्टम, अभी सबसे पहला कस्टम तो ये है कि सीनियोरिटी देखी जाती है। ठीक है, जो भी रिटायर होने वाले हैं, जो सबसे पहले जो सीनियर है उनकी, जिनकी रिटायरमेंट होने ही वाली, जैसे आपने अभी देखा कि 3 months बाद इनकी रिटायरमेंट है, यू ललित जी की, है ना। तो ये सबसे सीनियर मोस्ट है, एनवी रमन जी के बाद सबसे सीनियर मोस्ट ये होंगे, तो ये बनेंगे। ऐसा आज तक सिर्फ एक बार इमरजेंसी के टाइम पे हुआ है, एन रे वाला केस, अगर आपको पता होगा कि सीनियोरिटी वाले प्रोस्पेक्ट को वो कर दिया, सरपास कर दिया था। लेकिन ये कस्टम है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं वही बनते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले। तो फिर लेकिन एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी है जो गवर्नमेंट और जुडिशरी ने आपस में साइन किया हुआ है। उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो सीजीआई का, वो ये है कि जो लॉ मिनिस्टर है हमारे, वो रिकमेंडेशन मांगते हैं आउटगोइंग सीजीआई से। मतलब इस केस में एनवी रमन जी से लॉ मिनिस्टर यानी कि हमारे किरण रिजिजू जो हैं, उन्होंने पूछा कि आप बताइए कौन बनने चाहिए हमारे नेक्स्ट सीजीआई। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबसे सीनियर मोस्ट मेरे बाद यू ललित जी हैं, तो वो बनेंगे। ठीक है, अभी 2 दिन पहले की ही बात बता रही हूँ मैं ये जस्ट। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, उनको रिकमेंडेशन मिल गई। फिर रिकमेंडेशन मिलने के बाद लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, इस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। एंड देन प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअल पर्सन हु एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन द सेम। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यू सीजीआई, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो साइन करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर को। ओके, तो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही थंब रूल बताना चाहती हूँ आज के, कहीं पे भी आप कहीं पे पढ़ें कि प्रेसिडेंट डज दिस, प्रेसिडेंट डज दिस, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दिस, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दिस, प्रेसिडेंट टेक्स द डिसीजन इन दिस केस, प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट हैज टू प्री अप्रूव दिस पर्टिकुलर बजट, या कुछ भी पढ़ें, तो इसका मतलब जहां भी आप प्रेसिडेंट पढ़ें, आप मन में आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट।
क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होती, नो डिस्क्रिशन एट ऑल। एटलीस्ट गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डिस्क्रिशन दी है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। सो वेन एवर यू रीड द वर्ड प्रेसिडेंट, अज्यूम इट इज प्राइम मिनिस्टर। वाई प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, और एक्चुअल में जो डिसीजन प्रेसिडेंट लेती है, जैसे हमने अभी देखा, प्राइम मिनिस्टर फाइनल जो लॉ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दी, फिर उन्होंने वो किया, रेकमेंड किया। तो इस केस में भी हम देखें तो जो एक्चुअल एक्टिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ही है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन होता है, जिसके पास प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, वो एक ही एक्सेप्शन है। पूरे संसार में आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, आज तक का कोई केस नहीं बताता। सिर्फ एक डिस्क्रिशन वो ये है कि अगर बाई चांस हंग पार्लियामेंट हो जाए, हंग पार्लियामेंट मतलब कि किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, अचानक से जो कोलिजन गवर्नमेंट बनी हुई थी उनके भी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, अब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मिलके कोलिजन बना के कोई अपना एक दावेदार रख सके प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, कुछ नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकते हैं। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी एमपी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। दिस इज द ओनली डिस्क्रिशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसीलिए कई बार कह देते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप होते हैं, ये सब कुछ बहुत बारी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951, उसी से रिलेटेड कुछ आज एक आर्टिकल आया है। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप प्ली टू बैन कॉन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स फॉर लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को कहा है कि वो कंसिडर करेंगे एक प्ली को कि वो जो पिटिशन है वो ये मांगती है सुप्रीम कोर्ट से कि जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, जो गुनहगार साबित हो चुके हैं, उन लोगों को पूरे लाइफ टाइम के लिए, अगर कोई एमपी है, कोई एमएलए है ना, वो अपने ऑफिस में है, मतलब पार्लियामेंट में वो एमपी इंसान है, लेकिन वो इस टेन्योर के दौरान ही साबित हो जाता है कि वो इंसान दोषी है किसी क्राइम में, कोई स्कैम में। ठीक है, तो फिर ऑफेंस के लिए उसको जब जेल भेजा जाएगा, जितनी भी है, उसके बाद वो कभी भी इलेक्शन ना लड़ सके, कभी भी नहीं। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा ही इन पिटिशनर ने भी कहा कि ये तो अनएथिकल हो जाएगा ना, एक कॉन्विक्ट फिर ठीक है उसने सजा काट ली, फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर वो दोबारा लॉ मेकर बन जाएगा। दिस इज नॉनसेंस, व्हाट इज दिस, है ना। तो फिर यही जो पिटिशनर है उनका नाम था एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, विकास सिंह जी, उन्होंने ये रखा था। और उन्होंने एक बात कही कि अगर एक कांस्टेबल भी है ना, अगर वो कॉन्विक्ट हो जाता है, उसकी भी जॉब चली जाती है पूरी जिंदगी के लिए। कॉन्विक्ट होना, गुनहगार साबित होना ही अपने में कितनी बड़ी बात है, लेकिन हर जॉब है कि आप एक बार कॉन्विक्ट हो गए, हर जॉब आपके हाथ से चली जाएगी, सोसाइटल टैबू भी लग जाएगा। लेकिन एमपीज और एमएलए, मिनिस्टर वगैरह को इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ इज दिस, ऐसा कहते हैं ना, लॉ ब्रेकर्स आर द लॉ मेकर्स इन इंडिया, एंड दिस शुड स्टॉप। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी बिल्कुल हम सोचेंगे। तो इसमें सेंटर का क्या कहना था, मैं भी आपको समझाती हूँ पूरा। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलए पे क्या कहना है अभी वो भी समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेंटर से एक बार इस बारे में पहले भी बातचीत हो चुकी है। तो सेंटर से जब एफिडेविट मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, तो सेंटर का ये कहना था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उतने पीरियड के होने के लिए जैसे आप कन्विक्ट साबित हो गए, एक एमएलए कॉन्विक्ट साबित हो गया, एक एमपी, तो फिर उसको 5 ईयर्स की जेल मिली। ठीक है, 5 साल की जेल मिली। 5 साल का जेल तो ठीक है, तब तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। उसके आगे जो 6 साल है, मतलब उसके 5 साल में वो छूट गया, फिर छूटने के बाद आगे जो 6 साल है, उतने टाइम के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन 6 साल बाद वो घूम के वापस आ सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये अभी तक सेंटर ने कहा ये बहुत है, ये कोई इतना बड़ा क्यों, इतनी बड़ी पेनल्टी लगानी एमपीज और एमएलए के लिए, सेंटर का कहना है। तो अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्या कहना है डिस्क्वालिफिकेशन पे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 1951 वाले, उसका सेक्शन 8 क्लॉज 3 ये कहता है, यही जो अभी सेंटर ने भी कहा, इफ एन एमपी और एन एमएलए इज कॉन्विक्टेड फॉर एनी क्राइम एंड इज सेंट टू जेल फॉर 2 years और मोर, मतलब वो अगर किसी भी ऐसे क्राइम में कॉन्विक्ट हो जाता है जिसकी सजा, जेल की सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, उससे कम वाले भी नहीं, 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, तो वो
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 6 साल फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज। मतलब जो सजा काटेगा 2 साल, वो तो काटेगा ही काटेगा, या 2 साल से ज्यादा जितनी भी उसे सजा मिली है, लेकिन छूटने के बाद आगे और 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है। फिर इसी सेक्शन में एक और चीज है कि अगर बाय चांस एक इंसान है जो बेल पे है, वो कॉन्विक्ट है, दोषी हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक रेगुलर बेल मिली हुई है किसी भी पर्पज की वजह से, वो इंसान बेल पे है और फिर उसने अपनी जिस केस में वो दोषी करार हो चुका है उसके अगेंस्ट एक अपील भी फाइल की हुई है किसी सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी किसी हायर कोर्ट में। ठीक है। और वो जो उसकी अपील है वो पेंडिंग है डिस्पोजल के लिए, वो उस केस में भी डिस्क्वालीफाइड है एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में अभी फंसे हुए हैं, मतलब चल रहा है उनके ऊपर केस, बाय चांस वो कॉन्विक्ट साबित हो जाते हैं। ठीक है। अभी वो एमपी भी हैं, है ना, वायनाड से, है ना, वो केरला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी भी हैं। तो फिर वो क्या होगा अगर बाय चांस मैं उनको समझती हूँ 2 साल की जेल हो गई। ठीक है। तो फिर आज 2022 है, वो 2024 तक के लिए वो जेल में रहेंगे। फिर 2024 से आप लगा लीजिए 6 साल और 2030 तक के लिए वो इलेक्शन दोबारा नहीं लड़ सकते, लेकिन वो 2031 में भी अगर दोबारा कोई एक सीट खाली होती है वो इलेक्शन लड़के वहां से दोबारा पार्लियामेंट में जा सकते हैं। ठीक है। फिर एक चीज और है आरपीए 1951 के तहत एक होता था सेक्शन 8 क्लॉज 4। ठीक है। अब ये सेक्शन क्या करता था, अभी हमने सेक्शन 8 क्लॉज 3 देखा, लेकिन ये है क्लॉज 4। ये क्या करता था, ये अलाउ करता था उन एमपीज को या उन एमएलएज को या उन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जो कॉन्विक्ट साबित हो चुके हैं, दोषी करार हो चुके हैं। ये सेक्शन ये कहता था कि वो अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। मतलब वो अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू तभी कर सकते हैं कि जो उन पे कन्विक्शन लग गया ना, प्रूव हो गया, वो उसके अगेंस्ट अपील कर दें किसी एक हायर कोर्ट में। ठीक है। और वो भी विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट बाय द ट्रायल कोर्ट। ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी, अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही अल्ट्रा वायर्स है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, दिस इज very irresponsible of someone to put this provision into this act, है ना। और उन्होंने ये कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन उस दिन से हो जाएगी जिस दिन से आप दोषी करार हो गए, कोई अपील उपूल कुछ नहीं, 3 महीने की जजमेंट में फाइल करनी। अब मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्यों कह दिया कि ये बिल्कुल ही बकवास प्रोविजन है। देखिए, आप एक बारी जो मैं बोल रही हूँ उसको सोचिएगा, एक एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है। राहुल गांधी जी हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा कोई लिंक विंक नहीं है इन चीज़ों से, आई हैव नो पॉलिटिकल एफिलिएशन। पर राहुल गांधी जी आज एक एमपी हैं, है ना। तो वो कॉन्विक्ट हो जाते हैं, उनको सपोज करिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉन्विक्ट कर देते हैं, दोषी करार कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जजमेंट आई, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि आप दोषी हैं नेशनल हेराल्ड केस में। फिर उसके बाद ये जजमेंट आई। अब उन्होंने क्या किया, 3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट को। अब आप देखिए, हाई कोर्ट में 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं उस केस को खुलने में, जितना भी टाइम लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद फिर उन्होंने जजमेंट दी हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये दोषी है नेशनल हेराल्ड केस में। फिर उसके बाद जजमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर फिर दोबारा राहुल गांधी ने एक अपील फाइल कर दी। कहाँ फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप सोचिए कि बाबरी मस्जिद केस 1991 से लेके अब 2020 में उसका रिजल्ट आया था। तो आप सोच सकते हैं 10, 15, 20 साल जितने भी टाइम लगेगा इस केस को चलते चलते, वो भी तो अपने लॉयर लाएंगे ना। राहुल गांधी इज अ प्रोफाउंड पर्सनालिटी, ही वुड आल्सो ब्रिंग हिज लॉयर्स, वेल पर्सोनल एंड एवरीथिंग, राइट। तो फिर इसको आप लगा लीजिए 10-12 साल और, अभी कितना टाइम हो गया, 1-2 साल तो पहले चलने में चलता रहा, पहले हाई कोर्ट में भी 2-4 साल लग गए, 20 साल लगा लीजिए, मैंने 20 साल लगा लिया, ऐसे हो गए। इतने में तो उनका रिटायर करने का टाइम आ जाएगा पॉलिटिक्स से, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे तब तक, है ना। उसके बाद वो जब तक रिटायर नहीं होंगे, ये केस उनका अपील पे अपील फाइल होती रहेगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा ये क्या सेंस है इस बात की, आप दोषी करार हो गए लेकिन आप अपील फाइल करते रहते हो, ये क्या सेंस है इस बात की। जिस दिन से आप दोषी करार हो गए, कोई अपील उपूल नहीं, आप उस दिन से डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन अब बातचीत क्या चल रही है कि जो इंसान दोषी करार हो गया
वो कभी भी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इस बारे में सोचेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ऑलराइट, तो क्या हुआ है कि सेंटर ने क्या किया है, रुपीज 1.16 लाख करोड़ रुपीस रिलीज किए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्यों रिलीज किए हैं? ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कैपिटल स्पेंडिंग एबिलिटी उनकी बढ़ जाए। कैपिटल मतलब, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं जो देखिए कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जैसे एक बिस्किट है, बिस्किट एक कंज्यूमर गुड है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है, राइट। फिर आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि बिस्किट को बढ़ने के लिए आटा लगा, चीनी लगी, है ना, ये सब कुछ लगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स थे। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो एक्चुअल में यूज हो जाते हैं कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, और फिर वो अपनी फॉर्म में बचते ही, वो खत्म हो, वैनिश हो गया ना, आटा चीनी तो वैनिश हो गया, वो तो बिस्किट में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? अब कैपिटल गुड्स क्या होंगे? एक मशीन होगी, एक मशीन होगी जो एक मोल्डिंग डाई होगी कि बिस्किट का सर्कल ही के हर बारी के वो निकले, शेप निकले। फिर उसके ऊपर अगर गुड्डे लिखना है तो गुड्डे की एम्बॉसिंग मशीन भी होगी। तो ये मशीन जो होती हैं जो कभी भी वो नहीं होती, मतलब ना ही वो यूज होंगी कंज्यूमर गुड को बनने में, मतलब वो वैनिश नहीं हो जाएंगी। वो ऐसे कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे कैपिटल गुड कहते हैं, ठीक है। तो इन तरह की कैपिटल स्पेंडिंग के लिए मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैपिटल गुड है, क्योंकि वहीं का वहीं आप अगर किसी स्कूल में पढ़े हो, क्या पता जिन बेंचों पे आप बैठ के आए हो वो बेंच अभी भी आप ही के स्कूल में हो, है ना, इट्स ए कैपिटल गुड। तो फिर उसके बाद रोड्स बनना, सालों साल हम इसको यूज करते ही रहेंगे। इस तरह की स्पेंडिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पैसा दिया है। और क्यों दिया है, ये किसके बराबर है? इट इज इक्विवेलेंट टू 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टैक्स डेवल्यूशन, ठीक है। जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन होती है, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है वो फिनेंस कमीशन बताती है कि इतना स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा, जैसे 40%, है ना, और फिर उसके बाद बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और सरचार्ज और सेस का वो उनके साथ शेयर नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। सो जो शेयरेबल लॉट होता है उसको, मतलब उसका जितना जो स्टेट गवर्नमेंट को जाना था उसका 2 मंथ के हिसाब के बराबर का इन्होंने रिलीज किया है। अब ये तब आया है जब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो अभी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने सबकी बहुत तारीफ की थी कि कोविड-19 पे सबने मिलके काफ़ी साथ दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। उसी मीटिंग में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा था कि हमें और फंड्स चाहिए, क्योंकि या तो आप ऐसा करिए कि जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड को बढ़ा दीजिए, है ना, और हमारा जो शेयर है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में वो भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो कंगले हो चुके हैं। वी डू नॉट हैव मच रिसोर्सेज एंड वी नीड रिसोर्स टू एक्चुअली फुलफिल द इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स ऑफ आवर सिटी, कैपिटल और व्हाटएवर, है ना। तो लेकिन जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड आपको पता है सिर्फ 5 साल के लिए मिला था, वो एक्सटेंड हो नहीं सकती। डिविजिबल पूल सेंटर अपने से इतना ज़्यादा टैक्स दे नहीं सकती, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा ऐसा पैसा निकाल दिया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने मिलके अब ओथ ले ली है। नीतीश जी ने एज ओथ ली है सीएम ऑफ बिहार दोबारा से, लेकिन एक महागठबंधन में जिसमें अराउंड 7 पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और ये जो तेजस्वी यादव हैं, जो आरजेडी के अब अपने लालू यादव जी के बेटे हैं, उन्होंने भी ओथ लिया है, लेकिन एज डेप्यूटी सीएम। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बता देती हूँ, सिनेरियो है क्या, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एक प्रेमाइस पता होना चाहिए। हुआ क्या था, नीतीश जी ने बीजेपी को डंप कर दिया। ये एनडीए के एक अलायंस हुआ करती थी, जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। तो इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। नीतीश जी का ये कहना है कि जो अमित शाह जी हैं बीजेपी के, वो सेम केस करना चाह रहे थे जेडीयू और ये बिहार में, जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में आपको पता है कि एक नाथ शिंदे जी वाला केस है। एक नाथ शिंदे जी को उन्होंने, बीजेपी ने क्या कहा, देखिए बीजेपी आपको सपोर्ट करेगी, आप एक टुकड़ा लेके जितने भी लोग आपके सपोर्ट में हैं उससे अलग हो जाइए, शिवसेना के ठाकरे वगैरह से, और फिर आपको हम सीएम बना देंगे और देवेंद्र फडणवीस को हम डेप्यूटी सीएम बना देंगे। हम ऐसा कर लेंगे, आपकी सरकार भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सेम केस नीतीश जी का ये कहना है कि बीजेपी वाले वहां पे भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके एक पॉलिटिकल एड हुआ करते थे जिनका नाम है आरसीपी सिंह।
आरसीपी सिंह इनके काफी खास मित्र भी थे नीतीश जी के। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, काफी फूट डालनी शुरू कर दी थी जेडीयू में। अब क्योंकि अमित शाह जी ने उनको भी ये कहना शुरू कर दिया था कि आपको भी हम एकनाथ शिंदे जैसे सीएम बना देंगे बिहार का, आप भी थोड़े थोड़े जितने आपके सपोर्ट में जेडीयू के बंदे हैं आप ले आइए। बीजेपी के पास तो ऑब्वियसली जेडीयू से भी ज्यादा सीटें हैं बिहार में, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। बीजेपी का एक बंदा हम डेप्यूटी सीएम बना देंगे, आपको सीएम बना देंगे। तो नीतीश जी ने उसको अपनी पार्टी से आरसीपी सिंह को करप्शन के केस में पिछले हफ्ते ही निकाल दिया था और बीजेपी को फिर अब छोड़ दिया। सो दैट इज दी होल सिनेरियो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानना जो आपको जरूर पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट की है वरावर राव को एक बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि ये 82 ईयर्स के हैं और इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। और ये एक आपको मैं बता दूं कि तेलुगु पोएट एक्टिविस्ट हैं जो भीमे कोरेगांव केस में इनके ऊपर काफ़ी चार्जेस हैं। तो अभी अंडर ट्रायल हैं, कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं अभी तक, इनका केस अभी चल रहा है, किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि इधर लिखा है कि इनको रेगुलर बेल मिली है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेल क्या होता है, इंटरिम बेल क्या होता है, या फिर एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है। फिर आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भीमे का कोरेगांव केस एक्चुअल में है क्या, भीमा कोरेगांव केस एक्चुअल में है क्या, हुआ क्या था। सो यू मस्ट नो दिस बिकॉज नाउ एंड देन यू कीप ऑन रीडिंग अबाउट भीमा कोरेगांव, आता ही रहता है न्यूज़पेपर में। ओके तो रेगुलर बेल क्या होती है। रेगुलर बेल एक इंसान को तब दी जाती है एक कोर्ट द्वारा जब वो अरेस्टेड हो चुका होता है। इट इज ग्रांटेड टू अ पर्सन बाय अ कोर्ट आफ्टर हिज अरेस्ट। माइंड द वर्ड आफ्टर इन रेगुलर बेल। जैसे इस केस में हमने देखा मेडिकल ग्राउंड्स पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ समझाने के लिए। लालू जी हैं, है ना, लालू जी आपको पता है कि एक कॉन्विक्ट हैं चारा घोटाला स्कैम में, ठीक है। लेकिन आप आए दिन उन्हें देखते हैं, हर महीने ऑलमोस्ट हम ये न्यूज़ पढ़ने के लिए मिलते हैं कि उनको एम्स में वो किया, भर्ती किया हुआ है, क्योंकि उनको बहुत टाइम के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे वो दी जाती है, रेगुलर बेल दी जाती है। इनफैक्ट वो कितने टाइम तक, जब वो अंडर ट्रायल थे ना, जब उनका चारा घोटाला केस चल रहा था, है ना, तो फिर वो 1-1.5 साल के लिए जेल से बाहर थे, तो वो रेगुलर बेल पे बाहर थे, ठीक है, बिकॉज इट इज ग्रांटेड टू अ पर्सन आफ्टर हिज अरेस्ट। ओके अब इंटरिम बेल क्या होती है। इट इज ग्रांटेड अंटिल योर एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। मतलब जब तक आपने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब तक उसकी आपको अप्रूवल नहीं मिल जाती, तब तक के लिए आपको इंटरिम बेल मिलती है। ये किन केसेस में मिल सकती है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एक्स है, इसको अरेस्ट किया हुआ है, इसने अप्लाई किया कि मुझे रेगुलर बेल चाहिए, मेरी हालत इतनी ठीक नहीं रहती, मुझे रेगुलर बेल चाहिए। लेकिन अब उसकी हालत अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, है ना। अब उसको बेल तो, रेगुलर बेल तो जब अप्रूव होगी तो होगी, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए इंटरिम बेल मिल गई, 2-3 दिन के लिए, जब तक वो हॉस्पिटल में रहा तब तक उसे रेगुलर बेल भी मिल गई। रेगुलर बेल मिल गई तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी हालत बहुत खराब है तो आने वाले 6 महीने के लिए उसको रेगुलर बेल मिल गई। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। फिर हम देखते हैं एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है। It is granted to a person even before his arrest. Mind the word before here. ठीक है, in the fear that he may be arrested for some time in a certain criminal offense. Anticipation का सिंपल सा मतलब होता है in advance. एडवांस में बेल मिल जाना, जब हम अरेस्ट होने हुए ही नहीं है, अभी हो सकते हैं, लेकिन इसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल सोचिए। जैसे हमने किसी एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन के बारे में कुछ ऑफेंसिव ट्वीट कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने जो ट्वीट किया है वो शायद बहुत ही कोई बात ऐसी है कि हम पे या तो एक डिफेमेशन केस लग सकता है, शायद हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। अब हमें पता है कि हम अरेस्ट हो सकते हैं, तो हम इतने में पहले ही एक एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जानना जरूरी है कि भीमा कोरेगांव केस है क्या। सबसे पहले तो भीमा कोरेगांव क्या जगह है। ये एक छोटा सा गांव है पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। यहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ था, यहाँ पे एक बैटल लड़ी गई थी भीमा कोरेगांव में। किनके बीच में, पेशवा फोर्सेस में, जो मराठा के टाइम पे होते थे, पेशवा फोर्सेस और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश फोर्सेस और पेशवा फोर्सेस के बीच में। कब लड़ी गई थी, जनवरी 1, 1818 में, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी जो थी मोस्टली वो दलित सोल्जर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती थी। ओके ब्रिटिश आर्मी वाज मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ दलित सोल्जर्स।
और उन्होंने जो पेशवा आर्मी से लड़ाई की, जो पेशवा आर्मी थी वो अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा, उसमें लोग थे, अपर कास्ट थे काफी। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, इसका अंजाम क्या निकला इस बैटल का, ब्रिटिश ट्रूप्स ने डिफीट कर दिया पेशवा आर्मी को। ठीक है, अब ब्रिटिश ट्रूप्स कौन थे, दलित लीडर्स। तो ये किसकी जीत हुई, है ना, आप समझ रहे हैं कि एक लोअर कास्ट की उस टाइम के अगर हम हिसाब से देखें अपर कास्ट के ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हरा दिया गया एक तरीके से। देखिए पेशवा राव पेशवा बाजीराव टू थे ना, जो पेशवा बाजीराव टू ने काफी इंसल्ट किया था एक टाइम पे महार कम्युनिटी को। महार कम्युनिटी को कैसे इंसल्ट किया था उन्होंने, उनकी जो अपनी आर्मी में भर्ती करना उस कम्युनिटी के लोगों को बंद कर दिया था, जो काफी इंसल्टिंग लगा था दलित कम्युनिटी को। और ये उनको मतलब दिस एक्चुअली लेड देम टू साइड विद द ब्रिटिश और द इंग्लिश, है ना। फिर जब ये उनको जीत मिल गई तो ये विक्ट्री हुई अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ पे हर साल ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है भीमा कोरेगांव, अभी भी की जाती है, जबकि ये भीमा कोरेगांव वॉयलेंस केस चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ही पीसफुली वहाँ पे एक रण स्तंभ है, विक्ट्री पिलर, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं लोग और उस चीज़ को आज भी मेमोराइज करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन 2018 में क्या हुआ था, यही एक एनिवर्सरी थी उस दिन भी भीमा कोरेगांव बैटल की। वो उस दिन थी 200th एनिवर्सरी, मतलब 200 एनिवर्सरी, 200 साल हो गए थे उस चीज़ को। तो तब ये बना रहे थे 2018 में। तो अचानक से वहाँ उस दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई, किन के बीच में, दलित कम्युनिटी के बीच में जो वहाँ इकट्ठी हुई थी उस चीज़ को याद करने के लिए, और मराठा ग्रुप के, मराठा जो अपर कास्ट लोग हैं, वे काफ़ी आपस में क्लैशेस हुए, स्टोन बेल्टिंग स्टार्ट हो गई एक दूसरे के ऊपर, बहुत कुछ हुआ। तो वहाँ पे कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल्स प्रेजेंट थे बहुत सारे, तो उनको काफ़ी उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे एक सुधा भारद्वाज जी के बारे में आपने सुना होगा, एक वरावर राव, बहुत सारे और ऐसे कुछ प्रोफेसर्स थे। तो एक नक्सलाइट एंगल भी यहाँ पे निकलता है कि जिस तरह के इनका जब घर सर्च किया गया, कि जिस तरह के पेपर्स पढ़ते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, इस तरह के हैं। अभी कुछ भी ऐसे बहुत साबित हुआ नहीं है, सो आई वुड नॉट वांट टू से एनीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट भीमा कोरेगांव केस। अब हम देखते हैं छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल्स क्या चल रहे हैं। देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें, आपको दिल्ली पता है कि रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कभी कभी दिल्ली को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि विमेन सेफ्टी इतनी नहीं है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 17% ज़्यादा हुए हैं केसेस। वी हैव विटनेस्ड अ 17% राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इन द फर्स्ट 7.5 months। इस साल के 7.5 जो महीने हो चुके हैं उसमें पिछले ईयर के 7.5 महीनों से अगर हम कंपेयर करें तो 17% केसेस में राइज आया है हरासमेंट, मोलेस्टेशन, इस तरह के क्राइम्स में। ठीक है, सो दिस एक्चुअली evokes our attention to बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। आप पता है क्या होता है ना, एक डिबेट छिड़ जाती है कि अरे लड़कियां तो एम्पावर हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों बोलती रहती हैं आज भी, लेकिन आपको नहीं पता, शायद आप उस घर से बिलोंग करते हो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाता हो, शायद आप उस घर से बिलोंग करते हो, आप बहुत लकी हो कि आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं या कुछ भी। लेकिन मैं आपको आज भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, आपको अपने साथ वाले ही आस पड़ोस में ऐसे घर मिल जाएंगे बहुत सारे, जो आज भी लड़कियों के अगेंस्ट काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बहुत कुछ है, आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है कि लड़कियां एम्पावर हो गई हैं, आज भी ऐसा नहीं है। शायद आप उस 1% के लॉट को बिलोंग करते हो जहाँ पे काफ़ी फ्रीडम मिल चुकी है, पर देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। प्रोग्रेस लाइकली इन राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट आफ्टर टॉक्स विद MPCM। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको आना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टेट लेवल प्रोजेक्ट है, पर मैं चाहूँगी कि आपको पता हो इस बारे में। ये क्या चल रहा है एक्चुअल में, एक ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में काफ़ी राजस्थान और क्योंकि MP का बिल्कुल साथ में ही बॉर्डरिंग स्टेट है तो उससे बातचीत चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको बता देती हूँ। राजस्थान के बारे में अगर मैं बात करनी स्टार्ट करूँ तो राजस्थान हमारे भारत की सबसे बड़ी स्टेट है ना, इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका जोग्राफिकल एरिया 342.52 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक है, विच इज ह्यूज, राइट, इट इज 10.4% ऑफ द एंटायर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री।
पर अफसोस की बात ये है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया का 1.16% सरफेस वाटर है और सिर्फ 1.72% हमारे पूरे भारत में जो ग्राउंड वाटर है उसका सिर्फ 1.72% है इनके पास काफ़ी 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 ज़्यादा पानी की कमी है ना। तभी हम मरुस्थल भी कह देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं थार डेजर्ट को, क्योंकि वहाँ पे सच में पानी नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इस स्टेट में, राजस्थान में जो वाटर बॉडीज हैं जितनी भी, ऑब्वियसली छोटे छोटे तालाब हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक रिवर है, एक रिवर बेसिन ऐसी है जिसके पास सरप्लस वाटर है, जिसको एज वाटर सप्लाई यूज किया जा सकता है। वो कौन सी रिवर है? वो रिवर है चंबल। चंबल रिवर ही सिर्फ एक ऐसी रिवर है जो जहाँ का सरप्लस वाटर पानी की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन ये भी यूज नहीं किया जा सकता। यूज करने लायक है लेकिन यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि it cannot be trapped directly because the area around the Kota barrage is designated as a crocodile sanctuary। जो उसके आसपास का कोटा बराज के एरिया के, मतलब जो डैम है वहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ, जो चंबल रिवर के ऊपर, आपको पता होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वाला उसमें जो स्थित है, वो जो एरिया है उसके आसपास का, वो एक क्रोकोडाइल सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो वहाँ का पानी डायरेक्टली टैप नहीं किया जा सकता, ठीक है, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम। एक ही रिवर है जिसके पास सरप्लस वाटर है, लेकिन उसका पानी भी यूज नहीं किया जा सकता। अब देखिए एमपी के सीएम से क्यों बात करने की नौबत आ गई, क्योंकि जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है विंध्यन रेंज में। विंध्यन रेंज कहाँ प्रेजेंट है? एमपी में। और ये चंबल रिवर का अगर मैं पीक बता दूं कि किस विंध्यन रेंज की किस पीक से ओरिजिनेट होती है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिंगर चौरी पीक, SINGARCHOURI, सिंगर चौरी पीक। ओके, तो इसीलिए एमपी से भी बात करने की जरूरत है कि वो अपना अप्रूवल दे दें, अपनी अपना केस गहलोत जी रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी के, मतलब शिवराज सिंह चौहान जो है वो एमपी के सीएम हैं और अशोक गहलोत जी राजस्थान के सीएम हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि ये राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली। इससे क्या होगा ना, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब नदी के पानी को डाइवर्ट करना, जैसे क्रोकोडाइल सेंचुरी के वहीं से पानी ऐसे करके चैनल्स बना देना बहुत सारे, वहाँ से इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफर्स होंगे, बहुत सारे लिंक चैनल्स बनेंगे। और इन तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने से क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट एम करता है ताकि वो जो सरप्लस वाटर है चंबल के पास, उसे हार्वेस्ट किया जा सके। उसे क्या होगा, ये सरप्लस वाटर कब हो जाते हैं? रेनी सीजन के टाइम पे हो जाता है, राइट। रिवर्स में बहुत सारी, सिर्फ चंबल ही नहीं, बहुत सारी और रिवर्स में भी हो जाता है ना सरप्लस वाटर। तो इस रेनी सीजन वाले सरप्लस वाटर को जो सदर्न राजस्थान की जो रिवर्स हैं उसमें है, ये भी सदर्न राजस्थान में ही प्रेजेंट है, चंबल में, उससे लिया जाएगा। और उसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चंबल की कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, इससे ये जो पानी है लिया जाएगा और इस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा बहुत सारे चैनल्स के थ्रू। कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पे। आपको पता होना चाहिए जितने भी साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, वो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, बहुत ज़्यादा, दोनों पर्पसेस के लिए। ना ही ड्रिंकिंग वाटर है, ना ही इरिगेशन पर्पस के लिए वहाँ पे बहुत सारे वाटर सप्लाई हो पाता है। तो इससे क्या होगा ना कि ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट को, 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, जैसे बूंदी, अजमेर, टोंक, जयपुर, ऐसी ऐसी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रॉपरली एंश्योर हो पाएगा। और इरिगेशन वाटर मिलेगा 2.8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े मीडियम, सारे तरह के इसमें प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लेकिन मोस्टली छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, लार्ज और मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं। 26 डिफरेंट लार्ज और मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं जो इस ERCP के अंडर बनेंगे, ताकि ये जो पर्पस है ये सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ऑलराइट, COVID-19 arguably has become endemic in India। अब देखिए ये आर्टिकल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंडेमिक क्या होता है, आउटब्रेक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन करूंगी इन सारी ही टर्मिनोलॉजीज का मतलब। देखिए एंडेमिक क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर डिसीज के केसेस एक
पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में ही रिस्ट्रिक्ट रहे, वहां से बाहर उनके केसेस कभी नहीं देखे जाते, नॉट एट ऑल। जैसे अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें, अब हाँ मैं मानती हूँ उसमें देखिए मंकी पॉक्स का ना, मंकी पॉक्स आज तक तो रिस्ट्रिक्टेड ही था सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स तक, है ना, अभी तक तो एंडेमिक ही था सेंट्रल अफ्रीका में। लेकिन अभी अगर आप ये देख रहे हैं मंकी पॉक्स जो इतने बाकी देशों में भी फैल रहा है, इसका रीजन ये है कि जरूर मंकी पॉक्स के जो वायरस है उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ है, डेफिनेटली इसमें कोई म्यूटेशन हुआ है जिस वजह से वो उसने अपने आप को ऐसा कुछ वायरलेंट बना दिया है, या फिर ऐसा कुछ उसका स्प्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखे। क्यों नहीं देखे मंकी पॉक्स के केसेस? तो अभी तक जो मंकी पॉक्स है वो एंडेमिक था सेंट्रल अफ्रीका। फिर हम आते हैं आउटब्रेक क्या होता है। देखिए सडन राइज इन केसेस ऑफ अ डिसीज इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब अचानक से एक डिसीज के बड़े सारे केसेस आ जाना लेकिन एक छोटी सी जगह पे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वुहान, जो चाइना की वुहान मार्केट थी जहाँ पे बहुत सारे ये जो एनिमल्स थे उसको खाने के लिए बेचा जाता था। सबसे पहला आउटब्रेक कोविड-19 का कहाँ हुआ था? वुहान की मार्केट में, राइट। तो वो जो हुआ था वो आउटब्रेक था। अब आता है एपिडेमिक क्या होता है। देखिए एपिडेमिक होता है एक लार्ज आउटब्रेक, है ना, आउटब्रेक ही है लेकिन एक लार्ज स्तर पे। कैसे लार्ज स्तर पे? क्योंकि जो पॉपुलेशन इससे इफेक्ट होगी वो पर्टिकुलरली लार्ज हो जाती है, और जो इससे रीजन इफेक्ट होगा वो भी काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे चाइना, जो पूरे चाइना में कोविड-19 के केसेस आने लग पड़े तो तब वो एपिडेमिक स्टेज पे था। लेकिन फिर पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक मतलब फिर कोई बॉर्डर नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, एक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है एक पर्टिकुलर डिसीज का। अभी मंकी पॉक्स पैंडेमिक नहीं है, वो पैंडेमिक से एक स्तर नीचे है। कोविड-19 डेफिनेटली पैंडेमिक बन चुका था बहुत पहले ही। ये पैंडेमिक क्यों नहीं है मंकी पॉक्स अभी? क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न है अभी, जो एक स्टेप नीचे है पैंडेमिक से, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट ऑल ऑफ दिस। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ना आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं अपने कल वाले जो एनालिसिस की वीडियो होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। आप कल वाला वीडियो प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल समझाऊंगी। मैं बताऊंगी कि इस बिल की ज़रूरत क्या है, क्या ऐसी दिक्कतें आ गई कि हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करना पड़ गया। मैं आपको बताऊंगी फार्मर्स की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 29 लाख जो पब्लिक पावर सेक्टर एम्प्लॉयज हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ऑपोजिशन कहती है कि ये फार्मर्स को बर्बाद कर देगा। ये सब कुछ बताऊंगी, प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है। तो आप कल वाली वीडियो प्लीज मिस मत करिएगा। आज मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो अगर मैं बताने लग पड़ी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और आज थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ इसीलिए। और ओके, अब हम देखते हैं एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर ओपन्स डोर फॉर ट्रांसजेंडर पायलट्स। देखिए क्या हुआ है, आपको एडम हैरी का केस पता होगा, राइट। एडम हैरी के केस में अगर हम बात करेंगे, एक ट्रांस पर्सन है, ट्रांस मैन है, जो पायलट बनना चाहते थे लेकिन इनको पहले काफ़ी ह्यूमिलिएट होना पड़ा क्योंकि एक ट्रांस है। और हमारी जो DGCA की पहली गाइडलाइंस थी, मतलब है ना, वो ये कहती थी कि हम ट्रांसजेंडर पर्सन को नहीं लेते हैं, उनको लाइसेंस नहीं देते पायलट का। तो अब लेकिन पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि जो DGCA है यानी कि एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर, उन्होंने न्यू मेडिकल गाइडलाइंस लेके आए हैं। वो अब उस मेडिकल गाइडलाइंस के तहत क्या है, अलाउ किया जाएगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो अपनी जेंडर ट्रांजिशन थेरेपी या फिर सर्जरी को कंप्लीट कर चुके हैं, और उन्हें ये फिट भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो प्लेन उड़ा सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या कहती है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर हार्मोन थेरेपी, मतलब जो भी वो फील करते हैं, वो जिन तरह की उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जो वो फील करते हैं, ना कि जैसे वो पैदा हुए हैं, उन्होंने उसको अफर्म करते हुए, उस तरह से अलाइन करते हुए उसी जेंडर की एक सर्जरी करवा ली है। हार्मोन थेरेपी भी उनकी कंप्लीट हो चुकी है 5 साल पहले। जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं उसको कम से कम 5 साल हो जाना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा। और उनको मेडिकली फिट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो अगर स्क्रीनिंग भी क्लियर कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ भी उनकी सही है, मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग होती है आपको पता है, अगर वो भी सही हो जाती है तो फिर वो डिक्लेयर हो जाते हैं लाइसेंस के लिए एलिजिबल, उनको लाइसेंस मिल जाएगा, वो एक पायलट बन सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिया के डिप्लोमेटिक लेवल पे एक स्टेटमेंट दी गई है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्रेडिबिलिटी ऑफ UN सैंक्शंस regime at all time low।
आपको अभी तक तो समझ आगे आ ही गया होगा कि अभी तक हमारा क्या इसका इंटेंट है स्टेटमेंट का। देखिए, यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी सैंक्शंस लगा रहा है, राइट। बहुत सारी सैंक्शंस लगाता है कि ये टेररिस्ट है, अलकायदा का ये बंदा टेररिस्ट है, एक लिस्ट है जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, या फिर कहीं लोगों पे जो टेररिस्ट फंडिंग करते हैं उन लोगों पे भी बहुत सारी तरह की सैंक्शंस लगाई हुई हैं। कहीं कहीं कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लगती है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ऐसी चीज़ों पे सैंक्शंस लगाई जाती है। लेकिन इंडिया का ये कहना है, जो इंडिया की रुचिरा कंबोज है, उन्होंने ये डिलीवर की है स्पीच यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के एक सेशन पे, जिसका नाम था थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट्स। उसमें रुचिरा कंबोज जो एक यूएन एनवॉय है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप सैंक्शंस लगाते हो ना यूनाइटेड नेशंस, ये ना आप बड़े बायस्ड हो, ठीक है। आपकी सैंक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो नहीं अब पहले जैसी रह गई। क्यों? क्योंकि आप चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसी उनको जो एक्सक्लूड कर देते हो टेररिस्ट सैंक्शंस लगाने से पहले, है ना। आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो? आप टेररिज्म के अगेंस्ट किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स आप प्ले कर रहे हो, है ना। आप चाइना को देखो ना, आप अगर हम चाइना की बात करें तो उनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगती? वो उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहे हैं अपने जिनजियांग वाले रीजन में? पाकिस्तान तो इज एन एपिटमी इन दिस केस। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान को क्यों अभी तक, मतलब किसके कहने पे, किस तरह का फेवर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट हैं, वो लोग हाइड करके रखते हैं। बहुत सारा जो कश्मीर में वायलेंस है, जो प्रॉक्सी वॉर वो कश्मीर में प्ले कर रहे हैं, उस पर कुछ आपका कहना नहीं है। अफगानिस्तान के तालिबान पे आपका कुछ कहना नहीं है, वो इशू ठंडा ही हो गया है, पता नहीं, ठीक है। तो ये इतनी डबल स्टैंडर्ड्स क्यों टेररिज्म के केस में? तो ये कहना है हमारी रुचिरा कंबोज का। और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि जैसे चाइना है, चाइना का मतलब वो क्या करता है, बारी बारी पाकिस्तान का साथ दे देता है। इंडिया कहती है पाकिस्तान के ये लोग टेररिस्ट हैं, अलकायदा के ये चीफ मसूद जो थे, मसूद अजहर वगैरह, ये लोग टेररिस्ट हैं। उस टाइम पे चाइना ने कहा नहीं नहीं, हम पाकिस्तान का साथ देते हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। उस टाइम पे ये किया था, फिर पता नहीं क्यों उनका दिमाग कैसे बदल गया, उन्होंने उसको टेररिस्ट, उन्होंने भी वोट कर दिया कि हाँ ये टेररिस्ट है। तो इंडिया का ये कहना है, वाई दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेरर एक्ट्स बाय पाकिस्तान, वाई इज चाइना तो एक P5 कंट्री है ना, परमानेंट 5, तो वो ऑब्वियसली उसके एक अपर एज मिल जाता है, राइट। वो पाकिस्तान का कब तक साथ देती रहेगी? और रही बात तालिबान की, तालिबान को लेजिटिमाइज कर दिया है क्या हमने? वो अभी ही पीछे जवाहरी को उन्होंने शेल्टर दिया हुआ था अपने इतनी बड़ी पॉश कॉलोनी में, ड्रोन अटैक से अपने ही घर की बालकनी में जब वो खड़े थे, यूएसए के ड्रोन अटैक में वो मारे गए, जिससे क्या पता चलता है ऐसे न जाने कितने चीफ्स को उन्होंने पनाह दी होगी। तो वाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। तो बस यही। और इनफैक्ट ये जो तालिबान है, उन्होंने उनको भी शेल्टर दिया हुआ है, ISIL खुरासन, जिन्होंने अभी वहाँ पे जो गुरुद्वारा है, आपको पता होगा काबुल में, वहाँ पे अटैक भी किया, आए दिन करते रहते हैं। इसीलिए तो इंडिया बहुत सारी सिख कम्युनिटी को वहाँ से अभी लेके आई थी। फिर उन्होंने यहाँ के दिल्ली के तिलक नगर वाले एरिया की जो पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सौंपा कि आप इनका ध्यान रखिएगा। तो बस यही। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि जो फ्रीबीज नॉर्मल टाइम्स में दी जाती हैं, वो हाँ कहीं ना कहीं एक कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन जो फ्रीबीज एक डिजास्टर, पैंडमिक या फिर एक कैटास्ट्रोफी के टाइम पे दी जाती है, वो तो लाइफ सेवर्स हो सकती है ना। उनका कहना ये है कि फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट इंटायरली बुरा नहीं है। अगर देखिए, इलेक्शन कमीशन से क्या है, अब एक पैनल बिठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बिठाया है, वो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो उसमें आएंगे, वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, उसमें फाइनेंस कमीशन के भी लोग होंगे, उसमें लॉ कमीशन के लोग होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ लोग होंगे जो सजेस्ट करेंगे कि फ्रीबीज, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, इन चीज़ पे कैसे रोक लगाई जा सकती है, जो कैंपेन्स के दौरान बहुत सारी पार्टीज बहुत सारी फ्री प्रोमिसेस करती हैं। ये बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों? मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता देती हूँ। जैसे NK सिंह ने कहा था, जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयर थे, उन्होंने ये कहा था कि फ्रीबीज इज अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर, क्योंकि इससे क्या होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कम टैक्सेस लोगे या टैक्सेस बिल्कुल नहीं लोगे तो फिर रेवेन्यू आएगा नहीं, फिर क्या होगा, फिजिकली आप डेफिसिट में रहोगे, फिर आपका हाल हो जाएगा श्रीलंका की तरह। क्योंकि श्रीलंका के मिस्टर गोताबाया राजापाक्सा ने, जब वो अपने कैंपेन लड़ रहे थे, कहा कि आज तक कोई सरकार इतने कम टैक्सेस नहीं दिए होंगे जितनी हम देंगे, एंड दे वर सो ग्रेट कि उन्होंने आते ही बहुत ही कम टैक्सेस दिए भी।
जिससे क्या हुआ आप बिल्कुल देख सकते हैं, आज उनका इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा है कि उन्हीं फ्रीबीज के प्रोमिसेस पे वहां की मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी से जिस गोताबाया राजापाक्सा को 1 साल पहले प्रेसिडेंट बनाया गया, आज उनको मार मार के अपने देश से ही भगाना पड़ गया। उन्हीं लोगों को, वही लोग आज प्रोटेस्टर्स हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी कंसर्न है। आपको पता है कि मिस्टर मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको रेवड़ी कल्चर का नाम दिया है, दो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें ऑपोजिशन कहती है कि सेंटर भी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मॉडल को ज़बरदस्ती का फ्री वाला बनाया, ऐसा पॉलिटिकल है पर वो सब कुछ। लेकिन ये कंसर्न तो है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बैठाया कि आप बताइए, आप ये अपनी सजेशंस को कंपाइल करिए, रिपोर्ट बनाइए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए और इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि देखिए, फ्रीबीज पे ना हमारा कोई एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि ये केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे अगर फ्रीबीज ऐसे ही दी जा रही है नॉर्मल टाइम्स में, तो वो चीज़ गलत हो सकती है, शायद वो एक फिजिकल डिजास्टर बन सकता है। लेकिन अगर बाई चांस हम कोविड-19 की बात करें, तो अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें अगर हम, तो जब लोगों को फ्री राशन ना मिलता तो वो लोग कहाँ जाते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों को अगर उस टाइम पे खाना नहीं मिला होता पेट भरने के लिए, सब कुछ रुका हुआ है, सप्लाई नहीं है खाने की, कुछ नहीं है, तो क्या होता? सो दैट वे इट्स मस्ट, इट्स एन एसेंशियल, freebies is an essential in times of disaster. ओके ओके, अब हम देखते हैं ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होस्ट करने वाले हैं रीजनल फोरम मीट को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम इसको वर्चुअल मीटिंग ही रखेंगे और ये मीटिंग होगी एशियन रीजनल फोरम की, एक ग्लोबल समिट होने वाला है, ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये अगले महीने होगा, तो ये उसका एक प्रिकर्सर ही है, ये जो एशियन रीजनल फोरम है ना, जिसे हम होस्ट करने वाले हैं जिस मीटिंग को, हमारे मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो एक प्रिकर्सर है उस मीटिंग से पहले। और इसमें जो ग्लोबल समिट जो होने वाली है डेमोक्रेसी की, वो होस्ट की जाएगी नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको होस्ट कर रहा है वो ग्लोबल समिट को। तो ये ग्लोबल समिट और ये रीजनल फोरम, ये जो मीट्स हैं, ये इनका एम क्या है? to generate synergy amongst international organizations, electoral bodies from the world, and promote intellectual and institutional mobilization to strengthen electoral democracy in the world. Okay, तो बस यही सब इसमें लिखा है। आपको पता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, यू मस्ट नो दिस। फिर हम देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साइन करने वाले हैं एक फिल्म ट्रीटी। देखिए, इससे ना बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व होंगे। मैं एक एक करके ना पॉइंट वाइज बताऊंगी आपको कि फिल्म ट्रीटी को साइन करना क्यों बढ़िया है। हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, जिसका नाम है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसको साइन करने वाले हैं, जिसका एम है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जॉइंट प्रोडक्शन करें, फिल्में जॉइंट प्रोडक्शन से बनाएं, ठीक है। और इससे क्या होगा? देखिए, इंडिया ने ना अभी तक 15 कंट्रीज के साथ ऐसे जॉइंट को प्रोडक्शन वाले ऐसी ट्रीटी साइन कर ली है, ठीक है। तो इससे होगा क्या बेसिकली, किन तरह के मतलब प्रोड्यूसर्स एलिजिबल होंगे? देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है 20 से 80% तक की जो टोटल कॉस्ट में से 20 से 80% तक का जो शेयर है जॉइंटली प्रोड्यूस्ड वर्क में से, वो इंसान फिट हो जाएगा, वो कंट्री फिट हो जाएगी एक जॉइंट प्रोडक्शन की। एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के संजय लीला भंसाली हैं, वो कहते हैं कि मैं 50% एक ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के एक्स डायरेक्टर हैं उनके साथ, ये प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मिलके मैं ये प्रोड्यूस करूंगा फिल्म, ठीक है। तो 50% उन्होंने लगाया, 50% उन्होंने लगाया। बाई चांस संजय लीला भंसाली करके मैं 80% दूंगा, तो अगर ऑस्ट्रेलिया का वो जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ 20% भी देगा ना, तो उस जॉइंटली प्रोड्यूस्ड फिल्म को ये को प्रोडक्शन ट्रीटी में फिट किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा बेसिकली, जो एक्सचेंज होगा आर्ट एंड कल्चर का हम दोनों कंट्रियों के बीच में, शोकेस की जाएगी कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है ना, जो बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, सॉफ्ट पावर ही था जो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया था यूएस के फेवर में। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर थी, उसके यूएसए की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट था उस टाइम पे सॉफ्ट पावर थी, क्योंकि जब जीत हासिल हुई थी यूएसए को, वो सिर्फ उसके इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन की वजह से नहीं, वो उसमें इन्वॉल्व थे वहाँ का वो जो मैकडोनल्ड्स
और वहाँ का जो मिकी माउस, वहाँ के जितने भी ऐसे कार्टून वो थे, सो इट इज़ सेड कि विक्ट्री तो एक्चुअल में उन्होंने दिलवाई थी, वहाँ के मिक्की माउस ने दिलवाई थी, क्योंकि जो अमेरिकन कल्चर था वो कार्टून्स में, उनकी फिल्म्स, उनके तरीके का रहना खाना, उन तरह के कपड़े पहनना, ये बहुत हद तक हर कंट्री में एक अच्छा वो अपनी इमेज बना चुके थे, सबने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे क्या होगा, जब इंडिया का कल्चर एक ऊंचे स्तर तक पहुंचेगा, जब ऑस्ट्रेलिया में भी वो फिल्में दिखाई जाएंगी, एक इंटरनेशनल फोरम में दिखाई जाएंगी, तो हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, हम अपने कल्चर के लिए जाने जाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और बहुत कुछ ऐसा होगा, बस यही लिखा है। और इंडिया की लोकेशंस में क्योंकि शूट किया जाएगा, तो हमारे को ये भी एक एज है, क्योंकि हम एक प्रेफर्ड शूटिंग डेस्टिनेशन भी बन जाएंगे। ओके, और इससे क्या होगा, जब इंडिया में शूट किया जाएगा फिल्मों को, तो हमारे पास FDI भी आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, RBI targets unfair methods in digital lending with new norms. Very, 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 very important. You must know this. मतलब जो भी RBI नॉर्म्स निकाले इन तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए, या RBI किसी भी तरह का नया कुछ प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन लेके आता है, ये आपको पता होना चाहिए ज़रूर। और वर्ड टू वर्ड के उनकी गाइडलाइन कहती क्या है। रिजर्व बैंक ने वेंसडे को एक इशू की है, एक फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस, पहली बार ऐसी गाइडलाइंस लाई गई हैं, किनके लिए, डिजिटल लैंडिंग के लिए। डिजिटल लैंडिंग तो आपको पता है कि ऑनलाइन जो पैसे लैंड करने वाली बहुत सारी नॉन फिनेंस कंपनीज हैं वो लैंड करती हैं। उन्होंने क्यों लाई है ऐसी गाइडलाइंस, क्योंकि वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी किस तरह की, जो कुछ सर्टन प्लेयर्स अडॉप्ट करते हैं ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ डिजिटल लैंडिंग के नाम पे, उनको क्रैक डाउन करने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक रिकमेंडेशन थी एक वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनली सबमिट कर दी है RBI को। उसके तहत अब ये नई गाइडलाइंस लाई गई है। इससे कि न्यू नॉर्म्स के हिसाब से क्या होगा, जितने भी लोन डिस्पर्सल्स हैं या फिर रीपेमेंट्स हैं, मतलब अगर कोई आपको बैंक या फिर कोई भी आपको NBFC कोई आपको डिजिटली लोन दे रही है, ठीक है, उस लोन का देना, या फिर अब आपने जो लोन लिया आप उसका इंटरेस्ट भी पे करोगे और उसका प्रिंसिपल भी पे करोगे और उसका रीपेमेंट, इन दोनों ही प्रोसेसेस को, लोन डिस्पर्सल और रीपेमेंट, दोनों को ही बोथ विल बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली बिटवीन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर। मतलब ये सिर्फ दो ही प्लेयर्स के बीच में हो सकता है, लेंडिंग और रीपेमेंट। जो अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो, और जो रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि जिस बैंक ने आपको, जो ऑब्वियसली बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द RBI, राइट, जिस बैंक ने आपको लोन दिया है डिजिटली, या फिर जिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपको लोन दिया है, सिर्फ उनके अकाउंट और आपके अकाउंट के बीच में ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, रीपेमेंट भी, लोन डिस्पर्सल भी। इसमें कोई अलग लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, कोई थर्ड पार्टी जो आके कमीशन ले लेते हैं, हम आपको लोन दिलवा देते हैं डिजिटली, ये कर देते हैं, हम ऐसी नई कंपनी है जो बिना हैसल के आपको लोन्स दिलवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए आपको, इन तरह की पार्टियों को अब लीगल ही नहीं माना जाएगा। इन तरह की ट्रांजैक्शंस, इस तरह की डिजिटल लेंडिंग हो ही नहीं सकती। और उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल लेंडिंग जो चैनल्स हैं वो बहुत ही डिजिटलाइज, जब पूरी इंडिया डिजिटलाइज हो रही है आज, मिंत्रा इज मोर इजी टू बाय clothes than to visit a mall and get them। तो जब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली डिजिटल लेंडिंग भी प्रोमिनेंटली बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी आते हैं, जैसे मतलब अगर हमें जिन्हें जिन्हें ना रोका गया, तो जो एक आम आदमी का, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में, वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर जब फ्रॉड्स होते ही हैं तो फिर लोगों का तो भरोसा ही उठ जाएगा ना। आप देखिए हमारे जो मम्मी पापा की उम्र के जो लोग हैं, या वो बहुत डरते हैं डिजिटली इन कामों से, उनको लगता है सब कुछ फ्रॉड ही होगा। आपने कितने केसेस सुने होंगे, लाइक अ रिलेटिव ऑफ माइन जस्ट गॉट ड्यूप्ड, क्योंकि उन्होंने एक साइकिल ली 24-25 हज़ार की, और वो एक्चुअली एक फेक कंपनी थी। तो डिजिटली कुछ भी आता है उसके साथ फ्रॉड्स भी आते हैं। तो ऐसा RBI का कहना है, ऐसे तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा। हम तो धीरे धीरे एक डिजिटल इंडिया बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब डिजिटल इंडिया के साथ साथ ऐसे फ्रॉड्स आएंगे तो हु विल एक्चुअली रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस। तो इसीलिए इस तरह की नॉर्म्स लाई गई हैं, जिसमें क्या होगा कि मतलब जो कई लोग क्या करते हैं पता है, जो थर्ड पार्टी कंट्री, वो जो थर्ड पार्टीज होती हैं जो कहती हैं हम आपको लोन दिलवा देंगे, वो जो आपका डेटा लेते हैं ना आपको लोन दिलवाने के लिए, वो किसी को बेच देते हैं, ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी, या फिर अनफेयर बिजनेस कंडक्ट, या फिर आपसे अगर वो आपको लोन दिया उन्होंने, ठीक है, लोन तो दिलवा दिया, ठीक है, एक भला कोई कंपनी थी, भली कंपनी ने आपको लोन दिलवा दिया,
फिर लेकिन उसने क्या किया, आप इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर पा रहे, आपको इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट की 50% इंटरेस्ट पे मिलेगा। आपको ज़रूरत है, उस इंसान को पता है कि इंसान ज़रूरत में है, इसे कितना भी इंटरेस्ट रेट ले लो ये पे करेगा ही। तो ऐसा एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट को हटाने के लिए ऐसी अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस मतलब आएंगे, आके कह देंगे कि आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इन तरह की चीज़ें ना हो। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि बस कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, एक बोरोवर का अकाउंट, एक लेंडिंग जो बैंक है उसका अकाउंट, इसी के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, रीपेमेंट भी डिस्पर्सल भी। सो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर आर्टिकल। हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जितने भी ये आज आर्टिकल्स आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में, जैसे एनडीए श्रिंकिंग, द 9 लाइव्स ऑफ नीतीश जी, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, बिट्रेयल इन बिहार, ये सारे के सारे पॉलिटिकल हैं एंड हेंस इट वुड नॉट बी relevant for me to discuss them. I can though, because these are, Pratap Banu Mehta has been my favorite ever since I've started reading newspaper, and it's been around quite a time that I've been reading them. तो but कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का. So thank you so much. If you like the video, please hit the like button and share it with others, and also subscribe to my channel.